कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? अच्छे हैं। उम्मीद है मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा आप लोग स्वस्थ होंगे, आप अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छी चल रही होगी। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, यही हमारी मनोकामना है। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशन गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी का टॉपिक लेकर आया हूँ। और सामान्य हिंदी में जो हमारा टॉपिक है वो है आपका समास। समास का आपको पार्ट 1 मैंने परिभाषा सहित और तत्पुरुष समास के 6 भाग वो बतलाए थे। परिभाषा बतलाई थी समासों की क्या होती है। और आज हम लोग समास नंबर 2 से समास नंबर 6 तक कंप्लीट करेंगे और ये है हमारा पार्ट नंबर 2। तो समास का टॉपिक आप पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट मिला के पढ़े। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी आती है, चाहे सीटेट का दीजिए, टेट का दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, आपका एसआई का दीजिए, पुलिस का दीजिए और लेखपाल पटवारी, कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी आती है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका समास का इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं सामान्य हिंदी टॉपिक है समास पार्ट 2। ठीक है, देखिए क्रमधारय समास। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है, याद रखना उत्तर पद प्रधान होगा इसमें क्रमधारय समास में। पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे ही क्रमधारय समास कहते हैं। उसे ही क्रमधारय समास कहते हैं। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच उपमान उपमेय, ये जैसे है पूर्व पद, यह उत्तर पद, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे ही क्रमधारय समास कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच उपमान उपमेय, विशेषण और विशेष्य का जहां संबंध होगा वहीं पर आपका क्रमधारय समास होगा। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो विशेषण और विशेष्य दोनों का प्रयोग है इसमें। किसी भी शब्द के पहले विशेषण लगता है और बाद में विशेष्य लगता है। काला पानी, काला है जो पानी, विशेषण विशेष्य है। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, तो इसमें भी विशेषण विशेष्य का उपमान उपमेय का प्रयोग हो रहा है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, आपको सीधा देगा नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीला है जो कंठ। नीलकमल, नीला है जो कमल। नीला अश्व, नीला है जो अश्व। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन मतलब आंखें। तो ये आप याद रखना, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता अगर समास से उठता है क्रमधारय से। लगभग यही चीजें रिपीटेशन होती है एग्जाम में। इसके बाद हमारा द्विगु समास, तीसरा समास है द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। याद रखना, संख्यावाचक विशेषण किस समास की पहचान है? पूर्व पद, वह है आपका द्विगु समास। तथा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसका जो उत्तर पद होगा वो मुख्य होगा। इसके विग्रह, विग्रह मतलब अलग में समूह है, जैसे समाहार, समूह शब्द लिखा जाता है। तो अब याद रखना, जहां भी काउंटिंग का मामला आ जाए, जहां भी गिनती का मामला आ जाए, वहां आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, जैसे त्रिरतन, नवरतन और आपका पंचाश्व, त्रिऋषि, सप्तऋषि, सप्त सिंधु, इन सब में काउंटिंग का मामला है। ठीक है, चौराहा, तिराहा, दौराहा, इन सब में आपका द्विगु समास होगा। जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। पंचाश्व, पंच मतलब 5 तत्वों का समूह। शताब्दी, शत 100 वर्षों का समाहार। शत मतलब शताब्दी जो है 100 वर्षों की होती है, 100 वर्षों का समूह, समाहार मतलब समूह। पंचकोण, 5 कोणों का समूह। सप्ताह, सप्त मतलब 7, मतलब दिनों का समूह।
चौराहा बहुत आता है एग्जाम में, चौराहा। चौराहे में कौन सा समास है? 4 राहों का समूह। तिराहा 3 राहों का समूह। दुराहा 2 राहों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह। पंचाशु 5 घोड़ों का समूह। क्लियर है यहां तक के? कोई डाउट? ठीक, वेरी गुड। एक बार फिर समझ लीजिएगा। द्विगु समास, इस समास का पूर्वपद संख्या वाचक होता है, विशेषण होता है, तथा इसका उत्तर पद प्रधान रहता है। इसके विग्रह मतलब अलग में समूह है, समाहार या समूह शब्द लिखा जाता है, जैसे आपने देखा ये सब। इसके बाद हमारा चौथा समास। चौथा समास है हमारा द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा क्या है द्वंद्व समास की? जिस समासिक शब्द के दोनों पद, याद रखना, दोनों पद का मतलब पूर्व पद प्लस उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद प्रधान होते हैं, प्रधान में मुख्य होते हैं, तथा उसे विग्रह करने पर, विग्रह मतलब अलग, विग्रह का मतलब होता है अलग करने पर, और या अथवा एवं आदि लगता है, आदि शब्द लगते हैं, आदि शब्द लगते हैं। ठीक है, आदि शब्द लगते हैं और उस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, याद रखना, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता के बीच में योजक चिन्ह है नहीं है ना? माता और पिता, देखो मैंने क्या बताया तुम्हें, यहां और का प्रयोग होगा। ऐसे ही या अथवा एवं आदि का प्रयोग होगा शब्दों में। तो अगर वैसे भी याद ना रहे तो आप इन्हें वर्ड को याद रख के ये समास एग्जाम में कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। भाई बहन योजक चिन्ह, भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। ठंडा गरम, ठंडा और गरम। खरा खोटा, खरा या खोटा, या बताया मैंने आप लोगों को, या खोटा। दही बड़ा, दही और बड़ा। तो ये याद रखना, इस समास की ये पहचान है। अगर कुछ भी याद रहे, योजक चिन्ह लगेगा पहले प्रथम पद और उत्तर पद के बीच, और या अथवा एवं शब्दों का प्रयोग होगा। इसके बाद है पांचवा समास, बहुव्रीहि समास। जिस समासिक शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता, याद रखना, ऐसा समास जिसका कोई भी पद मुख्य नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत या निर्माण करते हैं। मतलब यह है ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान या मुख्य नहीं होता या मेन नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का या तीसरी वस्तु का या तीसरे स्थान का निर्माण करते हैं। उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो तीसरा पद होगा गणेश जी। गजानन, हाथी के समान मुख वाला अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, ये तीसरे पद है सब। अज्ञानुबाहु, घुटने तक भुजाया हो जिसके अर्थात श्री कृष्ण। पीतांबर, पीला अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण। पंकज, पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल। मृत्युजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली, मौली मतलब मस्तक पर अर्थात शिव। तो ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास में किसी भी तीसरे पद का निर्माण होगा, कोई भी पद मुख्य नहीं होगा, प्रथम और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करेंगे। इसके बाद है हमारा छठा समास है हमारा अव्ययभाव समास। ये लास्ट समास है हमारा छठा समास। जिस समास का पहला पद उपसर्ग,
या अव्यय, क्या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, प्रधान होता है उसे अविभव समास कहते हैं। जिस समास का पहला शब्द उपसर्ग या अव्यय होगा उस समास को क्या कहते हैं, अविभव समास। इस समास की पहचान के लिए मतलब इसके बोधक जो शब्द है, अनु, अनु का प्रयोग होगा, आ का प्रयोग होगा, भर का प्रयोग होगा, प्रति, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यावत, हर लगे होते हैं। मतलब जैसे हमने कह दिया कि अनुभर, तो अनु का प्रयोग होगा। इस समास की पहचान है, अनु शब्द का प्रयोग होगा पंक्ति में, आ का, भर का, प्रति का, यथा का, यावत का और हर का, ये शब्द इसकी पहचान है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा का प्रयोग हो गया, यथा योग्य, यथा योग्य, संभव के अनुसार, यथा योग्य, यथा संभव, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति की स्थिति के अनुसार, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन के बाद दिन, तो प्रति का भी प्रयोग हो गया, ये रहा प्रति। आमरण, आ का भी प्रयोग हो गया, देखो आमरण। मरने तक, भर पेट, पेट भर कर, तो भर का भी प्रयोग होगा। तो अगर वैसे भी कुछ न याद रहे तो आप इन शब्दों को याद करके आप इस समास को एग्जाम में सही कर सकते हो। अनुरूप, रूप के योग्य, अनुरूप, रूप के योग्य, तो अनु का प्रयोग, यहां भी अनु का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका अविभव समास। इसके बाद हमारा क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर, क्योंकि इनमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है एग्जाम में बैठ के। क्रमधारय समास में एक पद विशेषण होता है या उपमान होता है। क्रमधारय समास की पहचान है, उसमें एक पद विशेषण होगा या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, कोई भी शब्द ले लो आप, नील गगन, तो किसी भी शब्द का जो पहला होता है वो होता है विशेषण और बाद का जो होता है वो होता है विशेष्य, ठीक है। ऐसे ही चरण कमल, पहला जो है उपमेय होता है और बाद का उपमान होता है। इसमें नील उपमेय है और गगन उपमान है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है या करते हो। याद रखना, जब बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही, सभी पद किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है या करते हो। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। और एग्जांपल देख लीजिए, क्रमधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर हो जाता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये यहां तक के अगर वो है आपका पंक्ति तो क्रमधारय समास है। नीला है जो कंठ, जो तीसरे पद का निर्माण नहीं करता, तीसरी वस्तु की ओर संकेत नहीं करता। फिर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ऐसे ही और देख लो, लंबोदर, लंबा है उदर, क्रमधारय समास हो जाएगा क्योंकि तीसरा पद नहीं बढ़ना। इसमें है जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट होता है, ठीक है, पेट, जिसका अर्थात गणेश, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ये बहुव्रीहि समास और क्रमधारय में अंतर होता है। इसके बाद एक और देख लेते हैं, द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, ये भी देख लेते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर, इनमें भी देख लेते हैं। देखिए, द्विगु जो समास है इसका प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ये तो बताया था मैंने आपको डिटेल में भी, और दूसरा पद विशेष्य होता है। और बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करते हैं, यही दोनों में अंतर है। बहुव्रीहि समास में जो सब पद होंगे वो विशेषण का काम करेंगे, और जो द्विगु समास होगा इसमें प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, यह है आपका द्विगु समास। ऐसे ही चतुर्भुज, चार है भुजा जिसके अर्थात विष्णु,
बहुव्रीहि समास। क्लियर है? क्योंकि इसमें समस्त पद ही विशेषण का काम कर रहे हैं और उसमें पहला पद संख्यावाचक है 4 और जो दूसरा पद है वो आपका विशेष्य होता है समूह। ऐसे ही दशानन 10 आननों का समूह द्विगु समास। दशानन में 10 आननों का समूह द्विगु समास। और ऐसे ही दशानन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण बहुव्रीहि समास। क्लियर है? तो ये द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास के 6 भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी होते हैं जिन्हें नौ समास कहते हैं। तो अगर पूछ रहा आपसे एग्जाम में नौ समास क्या है, तत्पुरुष समास के अलावा जो अन्य समास है उन्हें नौ समास कहा जाता है। जैसे नौ समास, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है वहां नौ समास होते हैं। नौ समास की पहचान एक वर्ड में कि इसमें नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे ना, नहीं, ये इस तरह के जितने भी शब्द हैं, ठीक है। जैसे अधर्म न धर्म, अनिष्ट न इष्ट, अनावश्यक न आवश्यक, नापसंद न पसंद, गैर वाजिब न वाजिब। तो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ नहीं इनमें सब में, तो ये आपका नौ समास में जाता है। इस तरह की जो चीजें हैं, तो ये था आज हमारा समास का पार्ट नंबर 2 जो हमने आपको पढ़ाया है, समझाया है और लिखाया है। और आप लोग इसे 1 से 2 बार फिर दोबारा सुन लें तो आप लोग बहुत अच्छे परफॉर्मेंस एग्जाम में करके आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों से। और जिस तरीके से हम लोग आप लोगों को कंटिन्यूटी के साथ हर चीज उपलब्ध करा रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, विषय बाय विषय पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठा ले वही पढ़ा दे, नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक, विषय बाय विषय, हर चीज 0 से लेके हाई लेवल बेसिक स्तर तक सब नॉलेज आपको दी जा रही है। आप बिल्कुल भी निश्चित रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को, दोस्तों को जो पढ़ाई कर रहे बच्चों के जोड़ने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। चलिए, मैं आपका अपना टीचर कुलशेयर गौर और मिलते हैं नए टाइम, नई एनर्जी, नई क्लास के साथ। और आपका कल शनिवार है, कल शनिवार में आपकी करंट अफेयर की क्लास मिलेगी आप लोगों को, चाहे वो टेस्ट हो चाहे क्लास हो। कल आपकी करंट अफेयर और संडे में आपको 3 टेस्ट उपलब्ध होंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे।